मेरा नाम सुशांत है और मैंने 2010 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और 2010 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक शिपिंग कंपनी में जॉब करी 4 साल। फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट ईयर मैंने बैंक में जॉब स्टार्ट करी और तब से फिर मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो टोटल 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास। और बेसिकली जो आज आपको बताया जा रहा है वो ये है कि क्लास 12 के बाद मुझे भी चीज़ें क्लियरली नहीं पता थी कि क्या करनी है, कैसे करनी है। जो सामने आया वो करता गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आपको मौका मुझे मिल रहा है तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ कि क्या करना चाहिए क्लास 12 के बाद। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फैमिली में उनके सीनियर्स नहीं होते, वो खुद घर में बड़े हैं, तो उन्हें गाइड करने वाले लोग नहीं होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बट ठीक है, टाइम के साथ वो भी सीख जाते हैं और कुछ गलतियाँ करके फिर थोड़ा 1-2 साल वेस्ट होता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और उसमें आपके साथ जो भी प्रेजेंटेशन है वो शेयर करूँगा, उससे आप देख पाएँगे कि मैं जो बोलूँगा वो स्क्रीन पे भी होगा, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन की तरफ से प्रेजेंट कराया जा रहा है आपको। और करियर ऑप्शन इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, या 12th में साइंस ली है, आर्ट ली है या कॉमर्स ही ली है, तो आगे क्या क्यों करना चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर गुड विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, अगर आपको कैलकुलेशंस वगैरह थोड़े अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसी फील्ड में कुछ काम मिल जाए, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपको साइंस नहीं पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैं भी था कि मुझे साइंस नहीं अच्छी लगती थी, तो मुझे ये लगा कि आर्ट्स में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने साइंस नहीं पसंद थी इसलिए कॉमर्स ले ली थी। और अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर पसंद है, तो आप कॉर्पोरेट कल्चर जैसा देखते हो उस तरह का आपको अगर पसंद है, तो जो है कॉमर्स में स्टडी करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। कॉमर्स में जो 12th के बाद आप चीज़ें पढ़ेंगे उसको हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं और बिजनेस मैनेजमेंट है। साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट भी ये कॉमर्स से के बाद जो ग्रेजुएशन होता है या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं या बिजनेस मैनेजमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट भी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिन्होंने 12th साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो है ग्रेजुएशन में बीकॉम, कॉमर्स का सिंपल हो गया, बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए इकोनॉमिक्स हो गया, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया। ये सब चीज़ें आप ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जब 12th के बाद अभी आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या सोचना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये कुछ भी आप जो है अपने ग्रेजुएशन कोर्स के साथ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मतलब ये कोर्सेज जो हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देते हैं, लेकिन ये आपको अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए सीए क्या होता है। सीए बेसिकली जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कई सारे सीए आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी उसके अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिट करना, जो भी डे टू डे रूटीन में फाइनेंस अकाउंट से काम होता है वो ये ऑडिट करते हैं। इवन गवर्नमेंट बैंक्स में भी इनका करियर होता है, ये गवर्नमेंट बैंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकाउंटिंग का वर्क रहता है तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इवन जब ईयर एंड होता है तो बैंकों में एनुअल ऑडिट होता है, तो एनुअल ऑडिट के लिए बाहर से सीए हायर किए जाते हैं। इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि उनको बाहर से हायर करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, और ये कोर्स ऐसा है कि इसमें जैसे कोई बड़ी कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, मैं मान लेता हूँ कि जैसे मान लो एक कंपनी है जो कि लैपटॉप बनाती है, एचपी या एचसीएल, कुछ भी ले लो। तो अब उस कंपनी में जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर होता है कि कैसे रेगुलेट होगी कंपनी या कुछ चेंजेस आएंगे,
वो सारी चीज़ें अपडेट रहता है। जो CS होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वो अपडेट रहते हैं, अपडेट करते हैं कंपनी के ओनर को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये कंपनी सेक्रेटरी उस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहीं लीगली हम कुछ गलत ना कर रहे हों। हमारा इंटेंशन नहीं है, लेकिन कई बार हमें ना पता होने की वजह से हम गलत कर देते हैं। तो जो भी लीगली और रेगुलेटरी चीज़ें होती हैं कि कंपनी कैसे वाइंड अप होगी, कैसे स्टार्ट होगी, क्या-क्या चीज़ें हैं। इवन कंपनी जब स्टार्ट करनी होती है तभी भी, अगर जैसे मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे नहीं पता है, तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हायर करूँगा और वो मुझे सब चीज़ें गाइड करेगा कि कैसे-कैसे होता है, कहाँ-कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग है। लोग साथ में बोलते हैं CA, CS, बट थोड़ा अलग है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी CA की तरह ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इसमें और इसका भी कोर्स होता है। ये सारे कोर्स जो भी मेंशन है वो 3 से 5 साल के हैं, तो इनका कोर्स ड्यूरेशन होता है। CA में आपको बीच में CPT है, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट है और फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसमें बीच में आपको 2.5 साल की आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ये भी CMA की तरह ही है। ये सब फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंस को एनालाइज़ करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ये एक ऐसी जॉब है जैसे कि काफ़ी हाई रेप्यूटेड जॉब है, रेपुटेशन है इसकी काफ़ी। और ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बैंक है, HDFC बैंक है, अब उसके पास जो भी फंड आता है, मतलब सेविंग अकाउंट्स में या फिर FD के अकाउंट्स में, वो सब तरीके का जो भी फंड आता है, मतलब वो क्या करते हैं कि सारा फंड रोटेट नहीं करते हैं वापस लोन में। तो कुछ फंड जो आता है उनके पास, वो तो लोन के लिए वो रखते हैं, बट बाकी फंड जो बचा हुआ फंड होता है वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर में। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होता है, FRM, वो इस चीज़ को देखता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कंपनी को, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, और उसका रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करता है कंपनी को। तो ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर भी काफ़ी अच्छी जॉब है। और फाइनेंशियल आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें स्टार्टिंग सैलरी ही काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक ग्लोबल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, वर्ल्ड लेवल पे, तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। FRM थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बट वर्थ है इसके लिए पढ़ना। इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके बाद MBA करते हुए भी आप कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उसने MBA किया और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने क्या होता है, वही होता है, कंपनी की चीज़ों को आपको जहाँ पे भी हैं वो आपको इन्वेस्ट करनी होती हैं चीज़ें, सही जगह पे सही चीज़ें। तो फिर आप जो है सही इन्वेस्टमेंट बैंकर तभी बन पाते हैं जब आप कंपनी को कुछ प्रॉफिट करा सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आ जाता है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी से आपको चीज़ें आनी चाहिए। अभी तो आप 12th में हैं, अब जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब ये चीज़ें आपकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट तरफ जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं। अब जैसे आप 12th में हैं या 12th के बाद बिजनेस मैनेजमेंट में आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। MBA में स्पेशलाइजेशन होती है। इवन आजकल तो, जब मैंने किया था तो BBA में स्पेशलाइजेशन नहीं थी, बहुत कम जगह थी, लेकिन अब तो BBA में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन हो गई है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस से आप कर सकते हैं, HR से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, और ऑपरेशन से भी हो रहे हैं, और जनरल नॉर्मल सिंपल आप भी कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन। BBA में ये फ़ायदा है। BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं, और MBA में ये स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑप्शंस हो गए। अब करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, इन चीज़ों को कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, या क्या कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से करें। देखो, जैसे आप आज किसी शहर में हैं, मान लीजिए आप बनारस में हैं, लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो इंडिया में सबको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब सारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। अब ये नहीं, यूनिवर्सिटीज़ का मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में तो कम जगह होती है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, और MET यूनिवर्सिटी है, SRM यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी हैं जो भी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। पैकेज काफ़ी अच्छा आपको वहाँ से भी मिल जाता है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो आप किसी भी आपके मार्क्स के हिसाब से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, या जो भी आप जो है जहाँ पे जा सकते हैं। कुछ लोगों को अपने शहर में ही रहना पड़ेगा, और कुछ लोगों को बाहर
कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, तो वो बाहर जाने के लिए अगर उनको पास उनको अलाउ करते हैं उनके फैमिली वाले, तो फिर वो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। हर शहर की कुछ ना कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आप लखनऊ भी जाएँगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, या और भी जो कॉलेजेस हैं, कानपुर में पीपीएन कॉलेज है, तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज है। तो अगर आप यहाँ से भी ग्रेजुएशन करते हैं तो सही है, आपको टीचर्स अच्छे होते हैं, आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। प्रोफेशनल कोर्सेज़, अब जैसे कि बताया गया कि सीएमए, एफआरएम ये सब क्या है। सीए तो आप आईसीएआई की वेबसाइट है, उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है जो कि मैनेजिंग बॉडी है, और सीएसबी आईसीएसआई से आप पता कर सकते हैं, ये इनकी मैनेजिंग बॉडी है। बाकी आपको पता करना है, तो अगर डिटेल में जानना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सीएमए की ये सब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती हैं पूरा, मतलब एंट्रेंस कब होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसा एग्ज़ाम होगा, स्टडी मटेरियल क्या होगा, वो सारी चीज़ें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं। और ये सारे से मैं रिकमेंड करूँगा कि जो कि बच्चे अभी 12th में हैं उनको इन पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा-सा इनके बारे में स्टडी करें, ये कोर्सेज़ क्या हैं, कैसे हैं। और क्योंकि इन कोर्सेज़ के बाद आपको गारंटीड जॉब होती है। मतलब अगर आप सीए बन जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, तो आप एक भी दिन जो है वेस्ट नहीं करेंगे अपना, और आप जो है कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट। बिज़नेस मैनेजमेंट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लोग बीबीए कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है बीबीए, और उसके बाद लोग एमबीए भी करते हैं। अब बीबीए कहाँ से, अच्छी जगह से कहाँ से हो सकता है? बीबीए करने के लिए एक तो जैसे सबको पता होता है कि अगर बीबीए करना है तो आईआईएम से कर सकते हैं आप। आईआईएम में कुछ आईआईएम हैं जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाते हैं, मतलब वो 5 साल आप एक बार एडमिशन ले लिया तो आप एमबीए तक के उनके स्टूडेंट हैं, और आप पूरे 5 साल स्टडी करेंगे। आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, आईआईएम बोधगया और आईआईएम रांची, ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो भी इनके एडमिशन प्रोसीजर हैं वो इनकी आप वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें, एडमिशन कैसे लेना है, क्या लेना है, तो ये काफ़ी प्रेजेंटेशन काफ़ी तो लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो हमारा टारगेट था कि 1 घंटे में इस चीज़ को। अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़, ये तो आईआईएम का हो गया है, ये निम्स यूनिवर्सिटी मुंबई में है, ये भी काफ़ी अच्छी है। सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे, सिम्बायोसिस कॉलेज है पुणे में, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है स्टडी के मामले में और एक्सपोज़र के मामले में। ये बच्चों को अपने काफ़ी एक्सपोज़र प्रोवाइड करते हैं। विज़िट जो भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के विज़िट्स होते हैं, फैक्ट्री विज़िट है, या कहीं पे भी टूर पे ले जाना है, इंडस्ट्रियल टूर पे, तो ये काफ़ी बच्चों को ले जाते हैं। तो यहाँ से भी आप बीबीए कर सकते हैं। हालाँकि सिम्बायोसिस थोड़ा-सा महँगा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी से आप बीबीए करते हैं, तो इनके यूनिवर्सिटी कैंपस में इनके कॉलेजेस हैं, वो आपको कम पैसे में भी करवा सकते हैं। मेरे जहाँ तक मुझे है, लेस देन 50,000 पर ईयर की फ़ीस है, तो आप वहाँ से भी बीबीए कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो भी आपको, मतलब एक ओवरऑल आइडिया देने की बात है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जब बैक इन 2008 जब मैंने स्टार्ट किया था बीबीए, तब इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई था नहीं। तो जो भी न्यूज़पेपर में आता था हम पढ़ते थे और उसके हिसाब से डिसीजन लेते थे। तो अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको सही लगे आप उसको नोट कर लीजिए, आप उसको बाद में पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अभी आप उसको नोट कर लीजिए कि क्या चीज़ आपको सही लग रही है, क्या क्वेश्चंस हैं आपके मन में, क्या आ रहे हैं, या किसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मतलब ये यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं एमबीए कॉलेजेस की। तो एमबीए कॉलेजेस के लिए भी आपको पता ही होगा कि कैट का एग्ज़ाम, अगर नहीं पता है तो बताते हैं आपको कि कैट का एग्ज़ाम दिया जाता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कैट का एग्ज़ाम जो है इसमें सारे आईआईएम कवर होते हैं। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कि कॉलेज तो ये गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट मैनेज करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें आपको फ़ीस कम है या ऐसा कुछ है। इनकी क्वालिटी केवल अच्छी है, गवर्नमेंट होने की वजह से इनकी क्वालिटी, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो आप वहाँ से काफ़ी अच्छा सीखते हैं, आपको इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी जगह पे मिल जाती है। आईआईएम हो गया, और कैट से एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि कैट से एडमिशन लेते हैं, तो वो कॉलेजेस भी अच्छे हैं। टॉप 20 कॉलेजेस आप देखेंगे तो आईआईएम के अलावा, आईआईएम 20 आईआईएम्स तो हैं, उसके बाद भी आप जो है 20 कॉलेजेस देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा करियर रहता है अच्छे कॉलेजेस से। जैसे कि मैंने कुछ 3-4 इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है। एमडीआई गुड़गांव, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है इसका फुल फॉर्म, और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पी जैन। उसके बाद सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सिम्बायोसिस,
सिम्बायोसिस की खास बात ये है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ फील्ड्स में ये एमबीए करवाता है। वैरायटी ऑफ फील्ड्स मतलब जैसे आईटी में, एचआर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, मतलब तरह तरह के मैनेजमेंट जो भी कॉलेज होते हैं सारे सारे एमबीए में आते हैं। एमबीए का मतलब मैनेजमेंट है, किसी भी तरह का बिजनेस है उसको मैनेज कैसे करना है उसकी आपकी स्टडी होती है एमबीए में। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये स्पेशलाइज्ड है, नॉर्मल एमबीए भी होता है लेकिन स्पेशलाइज्ड है फॉरेन ट्रेड में। तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी वो फॉरेन ट्रेड की मिलेगी, कैसे फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे करते हैं, या उसमें क्या क्या चीज़ें सीखने की होती हैं। तो सबसे बेस्ट जो जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आगे आपको पूरी लाइफ में आपको वो देखना पड़ेगा, या उसी फील्ड में आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। अब बात आती है कि जॉब्स क्या क्या होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट करना है, कुछ लोगों को नहीं करना है वो सारे कोर्सेज, उनको लगता है कि उनको नहीं करने चाहिए, या उनको लग रहा है कि वो इसमें भी कुछ ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं या एमबीए बीबीए करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, और आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। बैंकिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक दोनों आते हैं, और दोनों जगह अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट बैंक को चूज़ करते हैं तो कुछ एग्जाम्स होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, क्वालिफाई करने पड़ते हैं। प्राइवेट बैंक्स के लिए भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। आप जो है ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और बैंक के बाद आप जो है बैंक में लोन ऑफिसर होता है, बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है, या बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप भी अगर जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है या स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आप जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर बन सकते हैं, स्पेशलाइज्ड जॉब होती हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। अकाउंटेंट जॉब इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अकाउंटेंट जॉब का बेसिकली मतलब ये होता है जो भी उनके अकाउंट्स होते हैं वो सही से देखना, उसमें कुछ एंट्री करना, कुछ कमी हो तो उसको सही करना। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, सिटिंग जॉब है, आराम से, वैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदारी दी गई है या बहुत ज़्यादा आपको काम करना है। ये आराम से जॉब हो सकती है दोनों जगह, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब यूपीएससी और स्टेट पीएससी तो आप दे ही सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, वो तो एक बात की बात है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आपको लग रहा है कि और भी कुछ करना है तो आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी भी दे सकते हैं। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केपीओ, बीपीओ एंड एलपीओ। ये क्या होते हैं कि बेसिकली है क्या कि बाहर के कंट्रीज़ में जो जॉब्स हैं उनमें ना काफ़ी ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ती है जो कंपनीज है सेम काम के लिए। तो क्या होता है कि वो कंपनीज अपना जो भी ऑपरेशन है वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। जो काम ऑनलाइन हो सकता है, जैसे कोई बिल है, कहीं पे कोई बिल आता है, उसको पेमेंट करना होता है, तो कंपनी को लगता है कि वहाँ पे इतनी महंगी सैलरी दे के हम क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे उससे कुछ कम सैलरी में, क्योंकि इंडिया में अभी वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सैलरी कम है बाहर के कंट्रीज़ में, जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो वो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, श्रीलंका हो गया, इस जगह पे ये इनके ऑपरेशंस बहुत सारे हैं। अब इंडिया में कौन कौन करता है, एक्सेंचर करता है, इन्फोसिस करती है, और कैपजेमिनी है, सारी कंपनीज जो है ये सब चीज़ें करती हैं। तो आप इनके केपीओ भी कर सकते हैं। केपीयू का मतलब है जैसे कि आपको अगर आप फॉरेन लैंग्वेज आपने सीखी ग्रेजुएशन में या कहीं पे भी आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, तो ये क्या करते हैं कि उन बिल वो दूसरी कंट्रीज में होते हैं, तो आपको यहाँ पे उनको ट्रांसलेट करना होता है और आपको ओके करना होता है कि ये बिल ओके है, तो फिर आप जो है इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये है, तो मतलब जो भी आपको नॉलेज है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, मतलब आपसे वो कंपनी आउटसोर्स कर रही है, क्योंकि बाहर वो चीज़ें महंगी है इसलिए इंडिया में हो सकती हैं। ये भी काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छा पेमेंट होता है और काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल होती है। किसी में इसमें नाइट शिफ्ट वगैरह हो सकती है, जैसे बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बीपीओ का मतलब केवल, जैसे कि लोगों के मन में आता है केवल कॉल सेंटर है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस प्रोसेस में कॉलिंग भी आती है, बिजनेस प्रोसेस में ऑपरेशंस भी आते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस भी आते हैं। जैसे मैं एक बार पुणे में था तो मुझे पता चला कि अमेरिकन एयरलाइंस करके एक अमेरिका में एयरलाइंस है, उसका सारा जो भी बैक एंड पे काम होता है, जो भी उनके पायलट्स वगैरह हैं, उनका रोस्टर होता है कि किस दिन कौन सा आएगा, या जो भी एम्प्लॉय हैं, क्रू मेंबर हैं, या जो भी कुछ है,
तो उनका रोस्टर यहाँ से बनता है, मतलब जैसे कि वीक में 2 दिन छुट्टी चाहिए और कब उसमें लीव अप्लाई करिए, अगर ऐसा कुछ मैसेज है तो उसको हटा करके, मतलब सोचिए कि बाहर के जो एजेंसीज हैं उनका सारा काम इंडिया में होता है। और मुझे एक बार और पता चला कि जैसे कि कोई यूरो कप वगैरह होते हैं या इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ईपीएल वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये नोटिस करना होता है कि जैसे कोई भी प्लेयर है वो कितनी बार बॉल को हिट करता है, तो आपको आपके सामने मैच होता रहेगा स्क्रीन पे, और आपको वहां पे काउंट करना होगा कि इस बंदे ने कितनी बार बॉल को टच किया है, और जो बंदा जितनी बार बॉल को टच करेगा उतना ज्यादा उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ऐसे भी जॉब्स हैं जो कि आपको आप इंजॉय करते हुए फुटबॉल देखते हुए भी कर सकते हो। कई बार आपको वीडियो गेम्स खेलने होते हैं और उसका भी आपको पैसा मिलता है, आपको टेस्टिंग करनी होती है बेसिकली। तो बिजनेस प्रोसेस कई तरीके होते हैं। इवन इवन अब जब आप जाएंगे तो हो सकता है कुछ नया तरीके का आ रहा हो, जो मैं बता रहा हूँ वो पुराना हो गया हो। तो इसलिए बीपीओ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए आप इसको कम मत समझिए। और अच्छी जॉब्स होती है और रिस्पेक्टेड जॉब होती है। अब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड लीगल में क्या है कि जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे लॉ एजेंसी, लॉ फर्म है, अब उसके पास बहुत सारे केसेस हैं, तो वो सोच रही है कि जो लोगों को कॉल से बताना है, या लोगों को मेल करना है, या लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, कई बार वो फ़ोन करते हैं, तो वो कह रहा है, वो सोचते हैं कि वो बाहर जो भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके या जापान है, या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि वो काम उनका सस्ते में, कुछ कम सैलरी में, वहाँ से कुछ कम सैलरी में कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं वो। तो उसके वहाँ पे इंडिया में वो अपने ऑफिसेस खोल के काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है कि आपका जो लॉ का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज भी आप यहाँ से उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ग्रेजुएशन के बाद आप ये कर सकते हैं। हालांकि ये जो केपीओ, बीपीओ, एलपीओ की जॉब्स हैं, इसको आप एमबीए और बीबीए के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीए की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये केपीओ, बीपीओ, एलपीओ ये सभी जगह काम आते हैं। इनमें मतलब सभी फील्ड्स के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए, एफआरएम, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, कुछ कंपनीज हैं जो कि बिग फोर बोलते हैं, बिग फोर, और जो ऑडिट करती हैं, जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर या बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, कैपजेमिनी और केपीएमजी, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। या सीए के बाद तो आप अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, या फिर पर्टिकुलर जैसे कोई बोलता है कि कंपनी का ऑडिट करना है, तो आप उनकी कंपनी का ऑडिट भी कर सकते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज का ऑडिट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे ऑडिट ऑप्शंस मिल जाते हैं सीए के बाद। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको कोई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सीएफए, सीएमए, एफआरएम आप बड़ी बड़ी कंपनीज में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है इसमें। मतलब 6 to 10 लाख पर एनम आप स्टार्टिंग सैलरी ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। अब प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आता है बीबीए एंड एमबीए। बीबीए और एमबीए जो हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आते हैं। मतलब बेसिकली आप इनके बाद यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स का भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम भी दे सकते हैं, बट बेसिकली जो इनका पर्पस है वो ये है कि बिजनेस मैनेज करना है। चाहे वो टूरिज्म का बिजनेस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो, या फिर कोई इवेंट मैनेजमेंट हो, किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट है तो वो उसमें एमबीए और बीबीए का रोल आ जाता है। तो बीबीए और एमबीए के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, आप छोटी छोटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं, छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल, और आप एचआर बन सकते हैं। एचआर में जैसे कि अब मुझे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मुझे लोगों को हायर करना है, तो मैंने एक कंसल्टेंसी को बोल दिया कि मुझे इतने बंदे ये स्किल के चाहिए, तो उनके यहाँ पे जो एचआर होगा वो ऐसे बंदों को ढूंढेगा और फिर वो हमसे कांटेक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो फिर ये काम होता है एचआर का, लोगों को हायर करने का काम होता है एचआर का। ये भी काफ़ी अच्छा जॉब होता है। ज़्यादातर इसमें लड़कियां होती हैं, बट ठीक है, बॉयज़ भी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन है ऑपरेशंस का ऑप्शन है। अब ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस ये होता है कि जैसे डे टू डे जो भी वर्क होता है किसी भी कंपनी का, उसको ऑफिस के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, ये ऑपरेशंस में आता है। तो इसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेशंस के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। अच्छा, एक नई एडमिन की भी जॉब स्टार्ट हुई है, एडमिन की।
एडमिन की जॉब कैसी होती है कि जैसे कि ऑफिस का जो काम चल रहा है, लेकिन उस काम में कुछ दिक्कत ना आए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का देखना है, या फिर आपको कैब्स प्रोवाइड करनी है तो कैब वाली कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, या आपसे कहा गया कि आज कोई फंक्शन है तो ये चीज़ें अरेंज करनी है। मतलब जो लोगों को लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर किसी से बात करने में, वो डायलॉग करने में या नेगोशिएशन करने में अच्छे हैं, तो वो एडमिन की जॉब्स भी कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में होती हैं, हर प्राइवेट कंपनी में होती हैं। और इनमें काफ़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका किसी से काम नहीं होता, आपका डायरेक्ट जो बिज़नेस का हेड होता है, आप उससे बात करते हो। तो ऑलमोस्ट आप सबसे ऊपर जाते हो, अलग होता है। तो एचआर और एडमिन के भी जॉब्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और बाकी जैसे कि बीबीए एमबीए के बाद, जैसे एमबीए आपने मार्केटिंग में किया है तो बैंक में एमबीए मार्केटिंग की भी जॉब निकलती हैं। और अगर आपने एचआर में किया है तो एचआर की भी जॉब निकलती हैं, आईटी की भी जॉब निकलती हैं। तो स्पेशलाइज्ड जॉब भी गवर्नमेंट में निकलती हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा ये हो गया कि कॉमर्स क्यों चूज़ करनी है, स्टडी ऑप्शंस, कहाँ से पढ़ना है, जॉब्स क्या होती हैं। तो मुझे मतलब मैंने अपने हिसाब से बता दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे 12th के बाद जो बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि इंटरेस्ट उनका डेवलप नहीं हुआ होता है अभी। तो जैसे कि आपको साइंस नहीं पसंद है, आपको पता है कि साइंस नहीं पढ़नी है, तो आप कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट आप ये सोचिए कि पूरी लाइफ़ का आपको पता चल जाए कि पूरी लाइफ़ आप क्या करेंगे, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक फ़ील्ड चूज़ करनी है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें आप करते जाएँगे। जैसे मान लो आपने बीबीए स्टार्ट किया, बीबीए के बाद आपको लगा कि आपने कहीं पे काम किया और आपको लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई जैसे मैं किसी को जानता हूँ, या मैं कई बार उससे मिला भी हूँ कि उसने एक टूरिज़्म कंपनी में जॉब स्टार्ट करी। और वो क्या था कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाके जो उन पे टूर होते हैं ना, उनको वो मैनेज करते हैं। जैसे उनकी सारी चीज़ें वो टूर की देखते हैं, फ्लाइट बुक कराना ये, या कैब्स बुक कराना, या आने-जाने का, होटल रहने का देखना, पूरा पैकेज टाइप का। तो उसने वहाँ पे जॉब करी और वो चीज़ें सीख गया। फिर उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। अब वो कंपनीज़ में लोगों को, जो उसके यहाँ जॉब करते हैं, उनको भेजता है और वो करता है। तो वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है। तो आप जब चीज़ें स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ये क्या चीज़ के ज़्यादा आप नज़दीक आते हो, या आपको ज़्यादा वो आपको आपको पैसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या थोड़ा-सा चैन की जॉब चाहिए, या आपको बाहर ट्रिप जाना है, बाहर की कंट्रीज़ में। ऐसी जॉब्स भी हैं जैसे केपीओ, बीपीओ, एलपीओ होता है। इनमें जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे सीखने के लिए आपको प्रोजेक्ट में भेजा जाता है कई लोगों को। तो आप वहाँ जाके 1 महीने, 2 महीने रुक सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ में, और आपका जो भी एक्सपेंस होता है, सैलरी होती है, वो उस कंट्री के हिसाब से मिलता है उस बीच में, जो भी वहाँ पे जॉब होती है। और फिर आप आके यहाँ पे लोगों को सिखाओगे कि ये काम ऐसे-ऐसे करना है। तो बहुत सारे हैं ऐसे लोग हैं जो कि 10-10, 15-15 कंट्रीज़ घूम चुके हैं, मतलब काम के सिलसिले में, लेकिन वो जा चुके हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि ऐसी कोई जॉब, सिंपल सा कुछ भी स्टार्ट करोगे, फिर वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो करियर में अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट अभी नहीं, कैसे पता चलेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ तो स्टार्ट करो। जैसे नॉ सिंपल ग्रेजुएशन स्टार्ट करो, या आप बीबीए स्टार्ट कर दो। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा फीस देना पड़ेगा बीबीए में, एमबीए में, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसे भी ऑप्शन हैं जो आपको कम पैसे में चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको पूरा इन्फॉर्म करेंगे उस चीज़ के बारे में कि कहाँ पे कम पैसे में हो जाएगा, या कहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे मम्मी-पापा ने बोला है कि शहर में रहना है, मतलब अपने स्टेट में ही रह के कुछ करना है। तो आप अगर ऐसा भी चाहते हो तो हम उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। लेकिन ये बेसिकली ओवरऑल ये था कि जैसे कि 12th के बाद फैमिली में अगर कोई ऐसे नहीं है, सीनियर बड़े आपके लोग, या जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो कोई नहीं बताने वाला है। तो ये बेसिकली आपको केवल एक इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप क्या-क्या कर सकते हो। अगर आपको किसी की डिटेल चाहिए तो आप हमें पर्सनल मैसेज करना, हम आपको बताएँगे।